इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के बारे में। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, फैक्ट्री एक्ट कैसे आया और हंटर कमीशन क्या था। तो बेसिकली हम जो है वायसरॉय लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के बारे में लूसेंट की एक स्पेशल सीरीज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 9 है, यानी कि ऑलरेडी 8 वीडियोज़ हमारे आ चुके हैं चैनल पे। तो जहाँ पर आपको जो है ब्रिटिश वायसरॉय और जितने भी गवर्नर जनरल बने तो उनसे रिलेटेड आपको जानकारी तो देता ही हूँ, साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताता हूँ जिससे कि चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन के बारे में। सो वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा गाइस, दिस इज़ प्रियंक। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे लॉर्ड लिटन क्या था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ब्रिटिश वायसरॉय के बारे में है, स्पेशली वही हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आगे सीरीज़। तो देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले वायसरॉय जो पहला भारत का वायसरॉय बनता है वो बनता है लॉर्ड कैनिंग। बात है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, आपको लिंक भी मैं दे दूँगा। तो बात है सन 1857 की। देखिए 1857 में जो एक ऐतिहासिक विद्रोह होता है, उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वायसरॉय नियुक्त होने शुरू हो गए। उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अच्छा, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कंपनी के अधीन हुआ करते थे, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज़ जो आए थे एज अ कंपनी ही यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए ना। तो 1857 में ये इतना बड़ा विद्रोह हो गया, तो उसके बाद से जो है जो पूरा कंट्रोल है वो ब्रिटिश ताज के पास पहुँच गया और वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जो है वायसरॉय नियुक्त किए गए, है ना। कौन वायसरॉय? वायसरॉय यहाँ पे जो है इस प्रकार जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता था उसी की जगह वायसरॉय यहाँ पे नियुक्त किए गए, ठीक है। तो और पहला जो बनता है वो लॉर्ड कैनिंग बनता है। साथ ही साथ वायसरॉय से ऊपर भी एक पद यहाँ पर रखा गया जो कि होता था राज्य सचिव का, ठीक है। तो ये जो बात आती है वो आती है 1857 के बाद से। तो इतनी सी बातें हैं, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो उसी क्रम में जो वायसरॉय बने हैं, लॉर्ड कैनिंग बना, फिर और भी बने, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसी क्रम में आगे जो बनता है लॉर्ड लिटन यहाँ पे बनता है और इसका कार्यकाल आप देख लेंगे। ये जो है 1876 से लेके 80 तक जो है लॉर्ड लिटन यहाँ पे बनता है। और 1800 का टाइम पीरियड तो चल ही रहा है, क्योंकि 1857 से जो है वायसरॉय बनने होने शुरू हुए हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका टाइम पीरियड हमने देख लिया। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट हम डिक्टो टाइम पीरियड ये वाला याद करें। तो हम क्या करेंगे कि लिटन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना, उससे रिलेटेड जो टाइम है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके आगे और पीछे का टाइम जो है लॉर्ड लिटन का होगा। तो इस प्रकार हमें जो है चीज़ों को कनेक्ट करना है। अच्छा, अब बात आती है कि लिटन से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं। तो चलिए याद करते हैं मेरे साथ, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले जो लॉर्ड लिटन है, लिटन जो ये साउंड है ये रिलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा लिटन, यानी कि इसको हम रिलेट करेंगे रिटन से, ठीक है। लिटन रिटन, लिटन रिटन। तो अब रिटन क्या है? देखिए, रिटन यानी कि कोई चीज़ रिटन में लिखी हुई होती है ना, यानी कि कोई चीज़ जो लिखी हुई होती है। तो लिखने वाले को हम स्पेशली, वो साहित्यकार हो सकता है या कवि हो सकता है, वो तो बिल्कुल कवि और जो साहित्यकार होता है वो लिखता तो ज़रूर है ना, क्योंकि उसका पेशा है। तो इसलिए देखो मैं किस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। लिटन यानी कि रिटन बोला और रिटन से मुझे कनेक्ट कर लेना है, यानी कि लिखने वाला कौन लिखेगा? साहित्यकार या कवि, ऐसे कह दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साहित्यकार है इसको कहने का भी एक रीज़न है, क्योंकि जो लॉर्ड लिटन है ना, इसको जो है साहित्यकार भी बोला गया है, यानी कि ये अपने टाइम में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध साहित्यकार भी हुआ, ठीक है। साथ ही साथ मैं कवि भी बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक डेट यहाँ पे निकालने वाला हूँ। और वो डेट क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साझा कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहा लिटन रिटन, रिटन यानी कि साहित्यकार यानी कि कवि। अब कवि की जो स्पेलिंग होती है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कोडिंग डिकोडिंग टेक्निक, ठीक है, किस तरीके से डेट्स को याद रखी जाती है। तो कवि से मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट जो रिलेट कर लूँगा वो एक टाइम रिलेट कर लूँगा जो कि है 1878 का। ये मैंने कैसे किया, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल। ओके, तो देखिए, कवि मैं यहाँ पे लिखता हूँ KAVI, ठीक है। के से जो कोडिंग डिकोडिंग टेक्निक है वो क्या कहती है कि K फॉर 7 या, ठीक है, और जो V है, V से यहाँ पे आता है 8। तो जो डेट निकल के आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 78। 1800 का टाइम पीरियड तो चल ही रहा है, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि के को आपने 7 कह दिया, वी को आपने 8 कह दिया, व्हाट अबाउट ए एंड आई, है ना, कवि में तो ए और आई भी है। तो मैं आपको बता दूं कि ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि जो वॉवल्स होते हैं इनके लिए कोई भी कोड नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको याद करने का जो तरीका है, देखिए जब आप के लिखते हैं ना ऐसे बनाएंगे के, और साथ ही साथ जो इसमें इस तरीके से बनाते हैं, तो समझ लो ये 7 है, ये आपने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से के फॉर 7 ऐसे आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो वी है, देखिए उसको मैं 8 बोल रहा हूँ, तो वी को जब आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, रोमन में तो ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला वी फॉर 8, बस ऐसे कनेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ कोडिंग डिकोडिंग टेक्निक होती है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इससे रिलेटेड जो है आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो भी बना दूंगा इस पर, तो कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, स्पेशली जो सन होती हैं, जो डेट्स होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। बहरहाल कवि से मैं यहाँ पर अब पहुँच गया 78। तो बेस आपको जो है ये वाली डेट याद रखनी है, लॉर्ड लिटन से रिलेटेड 78, या डायरेक्टली भी आप याद रख लो, ऑल गुड। ये एक तरीका था। लिटन, रिटन कह रहा हूँ, रिटन यानी साहित्यकार, यस वो कवि है, कवि से मैं इस डेट पे पहुंच गया। अब 1878 में क्या होता है, देखिए थोड़ी सी और कुछ बात बता दूंगा आपको। देखिए मैंने इसको बोला है रिटन यानी कि लिखने वाला, है ना। अब देखिए लिखने वाला यानी कि इसका तो पेशा था, ये लिखता था चीज़ों को, और इसने ना एक बहुत ही अजीब सा काम किया, यानी कि इसने क्या कर दिया कि जो समाचार पत्र थे ना उन पर बैन लगा दिया, ठीक है। इसके लिए एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आया था, यानी कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, इसके तहत उसने समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया। तो ये थोड़ी सी अजीब चीज़ नहीं लग रही आपको? बिल्कुल कनेक्ट करेंगे आप, कैसे करेंगे, क्यों? क्योंकि लिटन, रिटन, रिटन यानी लिखने वाला, कोई चीज़ लिखी हुई जो हमारे घरों में आती है वो स्पेशली अखबार ही है। तो ये खुद तो लिखने वाला है, यानी ये तो साहित्यकार है, इसको लिखने से प्रेम होना चाहिए, है ना। तो वो जो अखबार घरों में आते हैं वो भी लिखे हुए ही होते हैं, तो उन्हीं पर इसने बैन लगा दिया। तो ऐसे याद करना है थोड़ा सा, ठीक, कनेक्ट करना है चीज़ों को। और एक कहानी अपने मन में ये बनाएंगे कि इसने, यानी कि ऐसे अखबार जिसमें जो है ना स्वतंत्रता की बात होती थी, क्रांतिकारी जो विचार, मतलब इस प्रकार वो जो है जो चीज़ें अखबारों में प्रकाशित होती थी उन पर बैन लगा दिया था इसने कहा था कि वो प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त कर लो वहाँ पे, ठीक है, और बिल्कुल अस्त्र शस्त्र लेके पहुँच जाओ वहाँ पे, ठीक है, लड़ाइयाँ कर दो ऐसे। तो याद रखें, तो इसी टाइम में 78 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया है, और साथ ही साथ भारतीय शस्त्र अधिनियम भी आया है। भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत जो है जितने भी हथियार हैं वो उसमें लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं, तो ठीक है, आई होप आपको चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी। लिटन यानी कि रिटन, रिटन यानी साहित्यकार, एग्जैक्टली लिखने वाला, इसे साहित्यकार भी बोला गया है। साथ ही साथ साहित्यकार था, लेकिन इसने जो अखबार हैं उन पे बैन लगा दिया था, ठीक है। तो ये जो बात चल रही है वो 1878 की बात चल रही है, तो इससे आगे पीछे का टाइम आप लिटन से रिलेट कर लेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो वर्नाकुलर एक्ट था वो विशेषतः सोम प्रकाश, एक जो पेपर आता था उसको बैन करने के लिए था। और ये जो सोम प्रकाश जो ये पेपर है इसका संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है, ये भी ध्यान रखें आप। साथ ही साथ देखिए जो वर्नाकुलर एक्ट है इसको ना एक अखबार का समर्थन प्राप्त था, यानी कि एक अखबार था उसने जो है कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ निकाल दी आपने, है ना। तो वो जो अखबार था वो था पायनियर अखबार, इस अखबार ने समर्थन किया था इस एक्ट का। ऑल गुड। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने जो है 78, है ना, कवि, के से 7, वी से 8, कोडिंग डिकोडिंग टेक्निक है। तो 78 जो कि लिटन यानी कि रिटन या उससे रिलेटेड है ना, ऑल गुड। तो 78 से अभी हमने दो बातें यहाँ पर पकड़ में आई हैं हमारे, वो ये कि समाचार पत्र अधिनियम इसी टाइम में आया था, लिटन के टाइम में, ठीक है, और साथ ही साथ एक भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसी एग्जैक्ट डेट में आया है। अब ठीक इससे एक साल पहले अगर हम पहुंच जाएं, यानी कि 1877 में, यानी कि 77, है ना, तो 77 में भी कुछ घटनाएं होती हैं। देखिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1 जनवरी को, है ना। तो महारानी विक्टोरिया को जो है केसर ए हिंद की उपाधि यहाँ पे दी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार का आयोजन जब किया गया था तो उस टाइम वायसराय कौन था, तो लिटन था, है ना। तो ऐसे याद रखना है। तो कब किया गया था, 77 में किया गया था। केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। ये सारा जो घटना हुई है ये लिटन के कार्यकाल में हुई है। अच्छा, संबंधित कुछ नोट्स यहाँ पर हैं जो कि छूट गए थे, देखिए उन पर भी हम नज़र डालेंगे, ठीक है। आप देखिए पहला साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पहला जो आपको दिख रहा है वो ये पहला पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें है कि राजकीय उपाधि अधिनियम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
है ना, महारानी विक्टोरिया आई थी 77 में, तो यही जो है राजकीय उपाधि अधिनियम भी था, पहला वाला पॉइंट। ठीक, ऑल गुड। उसके बाद देखिए एक द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, वो भी लिटन के ही कार्यकाल में हुआ था। अब इसको आप ऐसे कनेक्ट करना, मैंने बताया था ना कि अखबार पे बैन लगा दिया था और वहाँ पे जो है प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने के लिए वो अस्त्र शस्त्र लेके पहुँच गया, यानी कि शस्त्र अधिनियम। तो शस्त्र अधिनियम कहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं शस्त्र अधिनियम आया है 78 में। तो 78 में शस्त्र अधिनियम आया, यानी लड़ाइयाँ हुई, तो लड़ाइयों से यानी कि 78 से ही आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे ना नंबर 2 पॉइंट। इसी टाइम में 78 में ही द्वितीय अफगान युद्ध भी हो गया था, है ना, जब भारतीय शस्त्र अधिनियम आया है, ऐसे याद करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, लिटन अपने आप में एक उपन्यासकार और साहित्यकार था, है ना। मैंने कहा लिटन, रिटन में जो चीज़ होती है रिटन यानी लिखने वाला जो होता है राइटर, तो इसको बोला गया ओवन मेरिडिथ नाम से, है ना, यानी कि ये अपनी रचनाएं इस नाम से या उस फील्ड में इसको जो है ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है, किसको, लॉर्ड लिटन को। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है चौथा, वो ये कि 78 में, ठीक है, इसने एक अकाल आयोग भी गठित किया था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी बनाया था इसने। इससे पहले मैं आपको एक और जो लॉरेंस था उसके बारे में भी बताया मैंने, इसने भी जो है अकाल आयोग बनाया, हेनरी कैंपवेल ने उसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद एक और वॉइसरॉय आएगा कर्जन ने भी एक अकाल आयोग गठित किया था, उसका जो अध्यक्ष बनाया था उसने वो था एंटनी मैकडोनल। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अच्छा एक और पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, लिटन ने ही, ठीक है, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय जो कि अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना भी की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे सारी कलेक्ट करके मैं ले आया हूँ, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम जान लेते हैं, ये सारी जो लूसेंट की बुक है ना उसमें आपको सारी ये चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो रही होंगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लिटन को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब लिटन के जस्ट बाद रिपन आता है, लिटन रिपन, ऐसे ही मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आप देख लेंगे तो नेक्स्ट 80 से 84 है, या तो आप इसे भी याद रखें या फिर इससे रिलेटेड घटनाएं तो अभी हम याद करेंगे ही, ठीक है। तो उससे हम रिलेट कर लेंगे कि जो रिपन का कार्यकाल है वो कब से कब तक या कहाँ तक जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। बहरहाल अब लॉर्ड रिपन के बारे में हम जानते हैं। अच्छा देखिए अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ रिपन से, है ना। रिपन से मैं यहाँ पे एक चीज़ है ना उसको रिलेट करता हूँ, वो है रिबन। रिपन यानी कि रिबन, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, ओके। तो मैंने इसको रिबन बोला, क्या बोला, आप रिपन को बोल देना रिबन, ठीक है, RIBBON, है ना। रिबन, रिबन होता है ना वो बालों में लगाने वाला रिबन। तो इसने क्या किया, अब देखिए इसने किया क्या, इसने ना कुछ लोग लिए, कहानी सुनना आप, ठीक है, ऐसे लोग लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन लोगों के बालों पे लगा दिया रिबन, ये लो जी, ये रिबन लगा दिया सपोज, ठीक है। तो इसने लोग लिए और लोगों के बालों में रिबन लगा दिया। अब ऐसा इसने किया क्यों, ताकि वो आसानी से लोगों को गिन सके, एग्जैक्टली, ठीक है। वो देख लेगा रिबन रिबन रिबन, हाँ ये तो मेरे ही आदमी है, तो गिन सके। तो यानी कि जनगणना, यस, तो जनगणना कराने वाला कौन है, ये लॉर्ड रिपन ही है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। रिपन से आप रिबन को कनेक्ट कर लेंगे, रिबन को, रिबन यानी कि इसने लोगों के बालों में रिबन लगा दिए, है ना, तो ताकि वो लोगों को गिन सके। तो जनगणना, यस, जनगणना कराने वाला रिपन ही था। लेकिन पहली जो जनगणना होती है, फर्स्ट जनगणना जो होती है वो तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे होती है ना, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। अब मेयो के बारे में आपको याद करना है इस तरीके से, आप ना मेयो को ऐसे बोलो, मेयो को थोड़े राजस्थानी में जैसे बोलते हैं ना, मेरो, मेरो क्या, मेरो साथ दो, मेरो साथ दो, ऐसे आपको बोलना है। यानी कि मेयो में, मेयो से आपको रिलेट करना है सात दो, 72 को 18 आप आगे लगा ही लेंगे, यानी 1872 में मेयो ने ही तो सबसे पहले जनगणना कराई थी। लेकिन इस जनगणना में क्या हुआ था कि बहुत सारा जो इंडिया का एरिया है ना वो काफ़ी सारा छूट गया था, कुछ जगहों में ही ये जो है जनगणना हुई थी। तो पहली जनगणना कराने वाला तो लॉर्ड मेयो है, कब है, 1872 में। मेयो यानी कि मेरो साथ दो साथ दो साथ दो, 1872 में मेयो ने पहली जनगणना कराई। लेकिन क्वेश्चन आता है कि नियमित रूप से जनगणना जो कराई वो किसने कराई, वो कराई रिबन लगा के लॉर्ड रिपन ने, ऐसे। और वो कब कराई, मैंने कहा कि मेयो साथ दो यानी कि 1872 में,
इसके ठीक 9 साल बाद, ऐसे याद रखना है आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब आप इसको याद करेंगे तो साथ ही साथ ये पॉइंट भी याद करेंगे कि 9 साल बाद, है ना, 9 साल बाद 72 के बाद आप 9 साल ऐड कर लो, 81 का टाइम आ जाएगा। तो 1881 में नियमित रूप से जनगणना कराने वाला जो होगा वो होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो 1881 में नियमित रूप से जनगणना जो कराई है वो लॉर्ड रिपन ने ही कराई है। तो रिपन से रिबन, रिबन से ये सारी कहानी मैंने बना दी, तो अब आपको भी याद रहेगा ये बात। ठीक है, चलिए अब रिपन से रिलेटेड और जो बातें हैं, तो डेट आपको पता लग गई होगी, है ना, 1881 तक हम पहुंच गए हैं। तो ठीक है, 81, 82, 83, 81, 82, 83, ये 3 सन हमने ले लिए और यहीं से अब चीज़ें हम आगे करते हुए चलेंगे। चलिए, 81 में क्या क्या हुआ है, नियमित जनगणना हुई है, ऑल गुड। साथ ही साथ प्रथम कारखाना अधिनियम लागू करता है लॉर्ड रिपन 1881 में। याद रखो, देखिए उसने क्या किया था, लोगों के बालों में क्या लगा दिया था, रिबन लगा दिया था, नहीं लगा दिया था। रिबन क्यों लगा दिया था, अब कोई रीज़न तो होगा भाई। रीज़न इसलिए होगा ताकि वो लोगों को ना कारखानों में भर्ती कर सके अपने लोगों को, तो इसलिए उसने बालों में रिबन लगा दिया, उनकी जनगणना कर ली, है ना, ऐसे आप कहानी बना लें। तो जो कुछ लोग थे बालों में रिबन लगा दिया, वो इसलिए लगा दिया ताकि वो उनको चुनेगा कि चलो भाई तुम ही लोग हो, तो मेरे कारखाने में आ जाओ, ऐसी कुछ बातें। तो ऐसे याद रखो। तो यानी कि जो 1881 का टाइम था ना, इसने जो जनगणना कराई थी, उसी टाइम में प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसने बनाया है ना, इसलिए हम ऐसी कहानी में इसको ऐड करते हुए चलेंगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी। ऑल गुड, तो ठीक हो गया। नेक्स्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम में ना, ये जो कारखानों में जो मजदूर होते थे ना, उनके लिए, उनके हितों के लिए कुछ प्रयास किए इसने। 7 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये जो है ना, चाय, कॉफ़ी और नील की खेती को छोड़कर हर जगह लागू होता था ये जो कारखाना अधिनियम था। ऑल गुड। 82 में क्या क्या हुआ है, देखिए, वर्नैकुलर एक्ट ख़त्म कर देता है ये, स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बना देता है ये, और हंटर आयोग जो कि एक शिक्षा में सुधार था वो भी 82 में ही होता है। अब देखिए, इससे पहले आया था लिटन। लिटन यानी रिटन, रिटन यानी लिखने वाला, है ना, कोई चीज़ जो लिखी हुई हमारे घरों में आती है, अखबार, वो खुद ही लिखने वाला है, लेकिन उसने अखबारों पर ही बैन लगा दिया, ऐसी बात ही नहीं थी। तो जो बैन लगाया था वो तो लिटन ने लगाया था, और इस बैन को जो हटाया था वो रिपन ने हटाया था। ऐसे याद रखना है। कब, 82 में। ठीक है, उसने कहा कि यार तुम जो है जो लोग क्रांतिकारी विचार रख रहे हैं अखबारों के माध्यम से, उस पर तुम बैन लगा रहे हो, ऐसा करो ना, ये बैन हटाओ, इसकी जगह ना एक स्थानीय स्वशासन अपनाते हैं हम। ठीक है, उससे संबंधी कानून यही लाता है। तो स्थानीय स्वशासन क्या है, देखिए, स्थानीय स्वशासन 2 तरीके से होता है, ग्रामीण होता है, शहरी क्षेत्रों में, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका पंचायती राज हो गया, शहरी क्षेत्रों में जो नगर निगम, नगर पंचायत, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं, नगर पालिका, तो ये स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है। तो इससे संबंधित जो सर्वप्रथम कानून जो लाता है वो रिपन लाता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लाता है, 82 में। ठीक है, 82 में लाता है, ये डेट याद रखेंगे। साथ ही साथ इसी टाइम में जो है एक विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो है शिक्षा संबंधी सुधार हंटर आयोग की भी यहाँ पे स्थापना होती है। 83 में क्या क्या हुआ है, देखिए, एक इल्बर्ट बिल आया है, ठीक है, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। तो ये 83 में आया और ये भी रिपन के ही टाइम में था। इसको भी याद करने की ट्रिक बता दूँ मैं आपको। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे घर में एक बार क्या हुआ कि बिल आ गया जी, बिल ऐसे ही आता है एक पेपर पे। ठीक है, अब वो बिल जो आया, तो बात ये रही कि बिल मैंने काफ़ी टाइम से जमा ही नहीं किया था, तो बिल बहुत ज़्यादा आ गया। तो जो कोई भी बिल कह लीजिए, बिजली का बिल कह लीजिए, तो बिजली वाले आए, वो कह रहे महाराज ऐसा करो, अब जो है हमें बिल आपका काफ़ी आ गया है तो दे दो। उसने जो बिल मुझे भेजा ना, तो वो इस तरीके से भेजा, कुछ इस तरीके से, है ना, ये रिबन लगा के भेजा, रिबन लगा के भेज दिया कि अरे महाराज अब तो भेज दो, ये लो इतना बिल आ गया आपका, देखो ये स्पेशली हम आपको एक रिबन लगा के बिल दे रहे हैं ना, एक पेपर पे इस तरीके से रिबन लगा के दे दिया। ऐसे अब याद कर लो। तो रिबन यानी कि रिपन के ही टाइम में जो बिल, इल्बर्ट बिल आया है, 83 में आया है, याद रख सकते हैं, मैं याद रखने का तरीका मात्र है। ऑल गुड। इससे संबंधित कुछ यहाँ पे जो नोट्स हैं वो भी कुछ छूट गए थे, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करते हुए चलते हैं। तो वो पॉइंट जो है वो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट जो है, पहला पॉइंट आप देखिए, भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है लॉर्ड रिपन को ही दी जाती है। ठीक है, भारत का उद्धारक इसको बोला गया, किसने बोला इसको, बोला फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है भारत का उद्धारक बोला है। ठीक है, रिबन लगाने वाला है ना, रिबन लगा के इसने लोगों का उद्धार कर दिए थे, किए थे नहीं किए थे, लोगों के बालों में रिबन लगाया ताकि उनकी जनगणना कर सके, और उन्हें कारखानों में भेजा था। यार बहुत उद्धार वाला काम कर दिया था, लोगों का उद्धार कर दिया, और भारत का उद्धारक की संज्ञा इसको दी गई।
साथ ही साथ अफ़गानिस्तान से संधि भी हो जाती है 1881 में। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के ही टाइम में। अफ़गानिस्तान युद्ध हुआ था ना लिटन के टाइम में, जब उसने शस्त्र अधिनियम जो है चालू किया था। ठीक है, अभी पॉइंट हमने याद किया। शस्त्र अधिनियम कब आया? तो शस्त्र अधिनियम तब आया था जब आपके अखबारों में बैन लग गया था ना, यानी प्रिंटिंग प्रेस अगर आप ऐसे छापोगे तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस में घुस जाएंगे हम अस्त्र शस्त्र लेके। तो प्रिंटिंग प्रेस में कब जो है छापा पड़ा? लिटन। रिटन यानी साहित्यकार, कवि। मैंने कहा था कवि, कवि बोले तो K फॉर 7, V फॉर 8, 78, 1878 में जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था। और इसी टाइम में अफगान युद्ध भी हुआ था। तो साथ ही साथ जो है संधि यानी कि जो फाइनल चला था वो 80 तक, तो 81 में जो संधि होती है वो तब तक आते आते रिपन का टाइम होता है। ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करना है, याद करना है। ठीक है, कहानी बना के करेंगे इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में, तो बहुत लंबे टाइम तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं, वरना आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और आप भूल भी जाएंगे। बहरहाल आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट फिर किसी और वॉइसरॉय के बारे में बात करेंगे। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं फिर एक और वॉइसरॉय लेके आएंगे, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और ऐसे ही ट्रिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।